हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपके आसपास देखो, आपको कई तरह के मटेरियल्स जो है, चीज़ें जो है आपके आसपास दिखाई देंगी। देखो ज़रा कौन से मटेरियल्स नज़र आते हैं। हो सकता है आपको अपने आसपास फूड जो है, फूड आइटम्स नज़र आए, या कुछ क्लोथ्स हैं आपके पास, या बुक्स हैं आपके पास, या हो सकता है कि आपके आसपास कुछ मेडिसिन्स पड़ी हों। हो सकता है आपके आसपास कुछ वुड की या लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हों, जैसे कि बेड है, टेबल है, चेयर है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखो तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जो है वो कार्बन की बनी हुई हैं। यानी कि इन सब चीज़ों में कार्बन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कार्बन बेस्ड ही होती है। सो ये जो है कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ में कार्बन का कितना अमाउंट होता है, तो हम देखेंगे कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें ओनली 0.02% कार्बन होता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। और अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन होता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना कम अमाउंट में कार्बन होने के बावजूद इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ों में हमें जो है कार्बन मिलता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट हुआ फिर ये। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो चलिए फिर आगे और जानने की कोशिश करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। हम ये टेबल देखते हैं जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 209 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन। इथानॉल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। मीथेन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 111 केल्विन। और अगर हम इसको चैप्टर 3 में जो आपने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे उनके साथ कंपेयर करके देखें तो क्या पता लगता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2850 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 3120 केल्विन। इट मीन्स जो हमने 3rd चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनके कंपैरेटिवली जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये कभी भी आयन्स नहीं बनाएंगे, इसलिए ये जो है जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं और ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जो कि आयनिक बॉन्डिंग के कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली कम होता है। तो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। चलिए डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। जो कार्बन एटम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6।
अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ऐसे होगी कि जो पहला वाला शेल है यानी कि के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नेक्स्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, के और एल शेल, के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। अब किसी भी एलिमेंट ने अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन या नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करनी है तो उसने अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना। ठीक है, ये ऑक्टेट का क्या मतलब होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए। ऑक्टेट वर्ड जो है ये वर्ड ऑक्टा से बना है जिसका मतलब है 8 यानी कि 8। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब ये जो कार्बन है इसके पास 3 तरह की जो है तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जो एल शेल है उसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ 4 और मिला दिए जाएं, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो क्या बन जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है तो न्यूक्लियस के अंदर तो 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इन 6 प्रोटॉन्स के लिए ऊपर बाहर जो है शेल्स के अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एटम अनस्टेबल हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, यानी कि जो एल शेल है उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं, तो उस केस में क्या है कि ये कैटायन बन जाएगा। लेकिन ये भी जो है बड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए। मोर ओवर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल देते हैं तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच जाएंगे, जबकि न्यूक्लियस के अंदर तो 6 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 प्रोटॉन्स सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे। तो इससे पता लगता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना, लूज़ करना ये भी जो है कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से एक और तरीका है, क्या हो, फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लिए जाएं, ना ही गेन किए जाएं ना ही लूज़ किए जाएं, बल्कि शेयर किए जाएं, ना देना ना लेना, सिर्फ शेयर करना। अब देखो, जैसे सपोज कर लो, हम एग्जांपल से बात करते हैं कि 2 बच्चे हैं, साइकिल एक है, ठीक है, तो या तो ऐसा है कि एक बच्चे को साइकिल दे दी जाए, है ना, एक से ले ली जाए, गेन और लूज़ हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, 2 बच्चे हैं तो एक साइकिल को वो शेयर कर लें, जो भी उन्होंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो दोनों जो है वो उस साइकिल से जा सकते हैं, यानी कि शेयरिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएं, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास हैं, 4 किसी और के साथ शेयर कर लिए जाएं, तो क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये जो है एक बेटर ऑप्शन है। जो कार्बन है वो दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो बनाता है। अब ये किस तरह से शेयरिंग होगी हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता। देखो, यहाँ इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कौन से शेल में है, ये के शेल में है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर ये दोनों एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें तो क्या होगा, ना इसने दिया ना इसने लिया, दोनों ने शेयर किया। इसके पास भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दोनों शांत हो गए और मॉलिक्यूल बन गया। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम कहते हैं H2 मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो उसका जो है के शेल और एल शेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, के में आ जाएंगे 2, एल में आ जाएंगे 6। अब ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो ये यहाँ पर देखो आप, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, इसके बाहर यहाँ पर ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं, ये क्रॉस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, और इन्होंने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। यानी कि अब इस ऑक्सीजन एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो ये जो है एक O2 यानी कि डाई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। सो ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और एग्जांपल लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, यानी कि इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये देखो यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5 क्रॉस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्रॉसेस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो 8 हो जाएंगे। अब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। यहाँ पर देखो आप, इसके खुद के ये 3 और ये 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हैं, और इसके भी ये 2 और ये 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी खुद के हैं। 3-3 इन्होंने आपस में शेयर कर लिए। इसके पास कितने हो गए, 6 + 2 8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसका भी 6 + 2 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये बन गया एक नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की। मीथेन जो है ये एक मेजर कंपोनेंट होती है बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, यानी कि बायोगैस एंड CNG में। और किसकी बनी हुई होती है मीथेन, कार्बन एंड हाइड्रोजन की। तो इसमें क्या है, देखो जो है कार्बन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, L में आ जाएंगे 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4 हुए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप ये देखो जो ग्रीन कलर के साथ क्रॉस बनाए हुए हैं, 4 क्रॉस है। ये क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो कार्बन है इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग जो है वो करनी होगी। तो अब ये क्या हो सकता है कि ये जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। अब जो होता है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1, उसका K शेल है, उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखो ये हाइड्रोजन है, इसका ये जो है रेड कलर में गोल इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये हाइड्रोजन का है। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, चारों का एक एक अपना इलेक्ट्रॉन है, और चारों ने क्या किया है, इस कार्बन के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो हुआ क्या कि इस हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके आउटर मोस्ट शेल में। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 + 2 6 + 2 8, यानी कि हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये बन गया एक मीथेन का मॉलिक्यूल, जिसको हम CH4 लिखते हैं। ये है मीथेन, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और CNG। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम आगे भी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात तो यही है कि इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं ड्यू टू स्मॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। यूजुअली दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस तो बनने नहीं, जब आयंस नहीं बनने, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। इसलिए यूजुअली दीज आर
poor conductors of electricity, and no charged particles are formed in such compounds. So these are the properties of covalent compounds. अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। कार्बन जो है ये मोर देन वन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सो क्वालिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो कार्बन के जो हैं कई एलोट्रॉप्स हमें मिलते हैं। ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जबकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। तो अब हम कुछ एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। डायमंड इज़ वन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। आप यहाँ पर देखो, ये एक कार्बन है, ये जो है 4 और कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। इसी तरह से आप कोई और ले लो, आप ये वाला कार्बन ले लो, देखो इसके भी आगे जो है 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं एंड इट इज़ बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। तो चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग बेसिस पे ऑक्युपाइड है एंड इट फॉर्म्स अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सट्रीमली हार्ड होता है डायमंड एंड इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। हम और भी एलोट्रॉप्स देखते हैं कार्बन के। ग्रेफाइट एक और एलोट्रॉप होता है कार्बन का। ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। आप यहाँ पर देखो, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कितने और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि एक कार्बन 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आप इस कार्बन को ले लो, ये किसके साथ जुड़ा है, एक तो ये कार्बन है पहला, ये वाला हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, यानी कि ये भी 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। और बनाता क्या है, हेक्सागनल एरेज बनाता है जो कि लेयर्स में होते हैं। आप ये देखो, हेक्सागन ही तो बने हुए हैं, तो ये हेक्सागन्स बने हुए हैं। और लेयर्स में देखो, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, आगे तीसरी लेयर भी हो सकती है। और होता क्या है, ये जो लेयर्स होती हैं ये भी एक दूसरे के साथ वीक फोर्सेस के साथ बॉन्डेड होती हैं। उससे क्या है कि ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, जिससे बड़ा स्लिपरी और स्मूथ टेक्सचर बनता है। सो हेक्सागनल एरेज आर प्लेस्ड इन लेयर्स, और टेक्सचर कैसा हो जाएगा, स्मूथ एंड स्लिपरी, बिकॉज दीज लेयर्स कैन स्लिप ओवर ईच अदर। तो बड़ा स्मूथ एंड स्लिपरी टेक्सचर जो है वो ग्रेफाइट को मिलता है। और क्या बात है, क्योंकि जो कार्बन है वो 4 नहीं बल्कि 3 और कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री है। इसलिए जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ज़्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कलर क्या होता है, ग्रेश ब्लैक कलर इसका होता है। सो दिस इज़ अबाउट ग्रेफाइट। एक और भी एलोट्रॉप होता है कार्बन का जिसको हम कहते हैं फुलरीन। दिस इज़ फुलरीन। इसमें क्या है, ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो कार्बन एटम्स जो हैं वो एक फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, और पहला जो फुलरीन था उसमें कार्बन एटम्स 60 थे। और इसका नाम क्यों फुलरीन पड़ा कि एक बकमिंस्टर फुलर नाम का यूएस आर्किटेक्ट है जिसने कि जियोडेसिक डोम जो थी ना वो डिज़ाइन की थी, और क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर उस तरह की जियोडेसिक डोम के साथ मिलती जुलती थी तो इसलिए इसका नाम जो है बकमिंस्टर फुलर के नाम के ऊपर ही पड़ गया, यानी कि फुलरीन। और एक कार्बन का ये एलोट्रॉप है। सो दिस इज़ अबाउट फुलरीन। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या डिफरेंसेस हैं, डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, जबकि ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड के अंदर जो है एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागनल एरेज बनते हैं जो कि लेयर्स में प्लेस्ड होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इसी तरह से इसके ऊपर या नीचे और लेयर्स हो सकती हैं। और जो है डायमंड,
इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, जबकि ग्रेफाइट जो है इट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी इन टेक्सचर। और डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है? कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। एंड स्ट्रक्चर्स तो आपको दिखाई दे ही रही हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। आगे हम बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर का क्या मतलब होता है? वर्सटाइल का मतलब होता है अगर कोई कई तरह के रोल्स प्ले कर सके तो उसको हम वर्सटाइल कहते हैं। इसी तरह से जो नेचर ऑफ कार्बन है वो बहुत वर्सटाइल है, क्योंकि ये कई तरह के कंपाउंड जो है वो बना लेता है। और ऑलमोस्ट 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड जो है वो नोन है। और ये जो इतनी वर्सटैलिटी है कार्बन की, वो क्यों है? कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन को इतना वर्सटाइल बनाती हैं? तो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 हैं, जिनको हम कहते हैं कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इन 3 क्वालिटीज़ के कारण या प्रॉपर्टीज़ के कारण ही जो कार्बन है वो इतना वर्सटाइल होता है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आइए इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना के लंबी लंबी सी चेन जो है वो बना सकता है। तो कार्बन का कार्बन के साथ ही जुड़ना, बॉन्डिंग करना और बहुत लंबी चेन्स बनाना या रिंग्स बनाना, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। और ये जो चेन्स हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, जैसे ऐसे करके ब्रांचिंग पैटर्न में भी हो सकती हैं। इसी तरह से रिंग्स की फॉर्म में भी जो है कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, जैसे ये एक रिंग कंपाउंड बन गया। सो कैटिनेशन मीन्स लॉन्ग चेन्स स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच्ड और रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन एग्जिबिट करता है। क्यों? क्योंकि इसका छोटा साइज होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। इसलिए कैटिनेशन इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ जिससे कि ये बहुत लंबी चेन जो है वो बना सकता है। वैसे एक और एलिमेंट है जैसे कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 or 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। सो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते, जबकि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं टेट्रावेलेंसी की। तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2 और 4, यानी कि जो इसका के शेल है उसके अंदर कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जबकि जो एल शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं। तो इट मीन्स कि फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हुआ? 4, वैलेंसी हो गई 4। तो या तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4 और मोनोवेलेंट एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गए या हैलोजन्स हो गए उनके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, या फिर 4 और कार्बन एटम्स के साथ। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके पास 4 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर तो कोई मोनोवेलेंट ले लें, यानी कि एक वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन या हैलोजन हुआ, तो इसके साथ 4 लग सकते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इसके साथ लग सकते हैं ताकि कार्बन का ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। तो इस तरह से ये जो है कई तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, या तो हाइड्रोजन के साथ या हैलोजन के साथ या और भी कई एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्डिंग करेगा और कई तरह के जो है कंपाउंड्स बनेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ज़रूरी नहीं होता कि कार्बन ने एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, ये 2 या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। तो उससे क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो बन जाएंगे। देखो अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों तो डबल बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह से अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं।
तो जो कार्बन है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है और इट फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में हेल्प करता है। तो इन 3 क्वालिटीज़ के कारण या प्रॉपर्टीज़ के कारण जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल रहता है नेचर में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके कंपाउंड बनाए तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या है कि कार्बन एटम्स जो हैं दीज आर बॉन्डेड विद ओनली सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड्स ही बनने हैं और इनको हम जर्नली एल्केन्स कहते हैं। इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जबकि जो N है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दूसरे कंपाउंड्स होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्या है, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बाकी चाहे जितने मर्जी सिंगल बॉन्ड हो बट एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बी प्रेजेंट। एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं और जब भी इनका कंबस्शन होता है ये इनकम्प्लीट कंबस्शन करके सूटी फ्लेम देते हैं, यानी कि जो काली काली सी फ्लेम होती है ना जिसमें कार्बन अनबर्न्ड कार्बन होता है वो वैसी फ्लेम देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये 2 तरह के होते हैं, एल्कीन्स जिनमें क्या है एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, बाकी चाहे जितने मर्जी सिंगल बॉन्ड्स हों लेकिन एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट हो, तो शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। जहाँ पर एक पेयर की शेयरिंग होती है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, 2 पेयर अगर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के तो डबल बॉन्ड है। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? CnH2n। तो इसमें क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे? इथीन एंड प्रोपेन। तो आप खुद देखो इनका अगर हम जनरल फॉर्मूला में n जो है उसकी वैल्यू 2 अगर फिल करें, n=2 फिल करें तो फॉर्मूला क्या बनता है? C2H4 बन जाएगा। अगर हम n=3 फिल करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6 बनेगा। तो जब n=2 है उसको इथीन कहते हैं, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H4 हो जाएगा। और जब n=3 फिल कर रहे हैं तो मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया C3H6 एंड इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन होगा। इसी तरह से अल्काइंस हैं, जब एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अल्काइन कहते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। एल्कीन्स में क्या है? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर भी करके देख लो, अगर आप n=2 फिल करते हो तो क्या बनेगा? C2H2 बनेगा, ठीक है, इसका क्या नाम है? इथाइन। अगर आप n=3 फिल करते हो तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? C3H4 बनेगा। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपाइन। लेकिन ये नाम एथ प्रोप ये कैसे रख रहे हैं इसको भी हम देखते हैं। इसके लिए ना एक पूरी लिस्ट है हमारे पास जिसमें रूट नेम्स आए हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द रूट नेम्स। अगर कार्बन एटम्स का नंबर किसी कंपाउंड में 1 है तो उसका जो रूट नेम है वो मैथ रहेगा। 2 है तो एथ हो जाएगा। अगर 3 कार्बन हो गए तो प्रॉप। अगर 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट। अगर कार्बन एटम्स का नंबर हो गया 5 तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नैन। 10 है तो डेक। यानी कि ये रूट वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे और इसके आगे या पीछे यानी कि प्रीफिक्स या सफिक्स जो है वो लगेंगे अलग अलग। तो इसका जो है किसी भी कार्बन कंपाउंड का अपना नाम जो है वो बन जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर हम मीथेन की बात करते हैं यानी कि उसमें कार्बन एटम्स का नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अगर कार्बन एटम का नंबर हुआ 1, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं 4, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हो गए। तो ये एक एल्केन हो गया। एल्केन जो होते हैं, एल्केन में हमने सफिक्स जो है वो एन ले लेना है और जो है रूट वर्ड वो ले लेना है मैथ।
यानी कि मैथ के साथ प्लस कर दो एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मीथेन। तो इस तरह से जो है नाम रखेंगे। अगर कार्बन एटम्स का नंबर हो गया 2 तो एथ हो जाएगा। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, एल्केन हुआ, तो उसका भी हम सफिक्स एन ले लेंगे, आगे एथ लगा के पीछे एन करके क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम ये रूट वर्ड्स यूज़ करेंगे और उसके बाद कुछ और चीज़ें नोटिस करके फिर एक नाम जो है किसी कंपाउंड को वो दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं भी इथीन और इथाइन में फ़र्क क्या हुआ। पहली बात तो ये है कि अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया, यहाँ पर हमने देखा कि एथ का क्या मतलब हुआ। फिर एथ का मतलब कि कार्बन एटम्स का नंबर क्या है 2, यानी कि 2 कार्बन एटम्स जब आएंगे तो हमने रूट वर्ड लेना है एथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों में रूट वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, रूट वर्ड यूज़ हो रहा है एथ। ये हो गया रूट वर्ड। ठीक है, अब हमने इसके आगे क्या लगाना है, सफिक्स एन लगाना है, इन लगाना है कि आइन लगाना है। ये डिपेंड करेगा कि बॉन्डिंग जो है उसमें कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ, एल्केन हुआ। एल्केन है तो इसका सफिक्स एथ के पीछे लगा, बन गया इथेन। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है 2 कार्बन्स के बीच में तो ये एल्कीन है। एल्कीन के केस में ईन सफिक्स जो है वो एथ के साथ लगेगा, बन जाएगा इथीन। और इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो ये 3 बॉन्ड्स बन गए जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो जब ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं तो ये एल्काइंस है। तो एल्काइन का सफिक्स आइन और रूट वर्ड है एथ, एथ प्लस आइन बन गया इथाइन। तो इस तरह से हो गए इथेन, इथीन, इथाइन। बन कैसे रहे हैं, बाकी और क्या लग रहा है अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन लग रहे हैं। इथेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम ऐसे करेंगे, पहले हम इसमें 2 कार्बन जो है वो लिखेंगे। हमें पता है कि हर कार्बन जो है उसके पास 4 की वैलेंसी है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इथेन की यानी कि सिंगल बॉन्ड होना है, इसलिए ये कार्बन और ये कार्बन इनके बीच में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होएगा। इसी तरह से इधर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग रहे हैं, इसी तरह से 3 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ भी लग रहे हैं। हो क्या रहा है कि देखो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास 2 का शेल कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 2 का शेल कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 2 का, क्योंकि ये है के शेल, इसमें 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमें हाइड्रोजन एटम्स नज़र आ रहे हैं सब के पास उनके आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो गए, यानी कि ये सारे हाइड्रोजन्स हो गए स्टेबल। अगर हम कार्बन के पास देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कार्बन और कार्बन के बीच में शेयर हो रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग हो रही है। तो टोटल आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं। देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब इस वाले कार्बन को भी देखते हैं, तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और हर कार्बन जो है आगे 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स के साथ बॉन्डेड है। तो ये जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गई। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3 यानी कि C2H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इथेन का। अब हम बात करते हैं इथीन की। तो इथीन में क्या है कि जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो बन गया डबल बॉन्ड। इसी तरह से ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। इसी तरह से जो दूसरा कार्बन है उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH2 यानी कि C2
H4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इथीन का। अगर हम बात करें इथाइन की तो उसमें क्या है कि जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो आपस में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, यानी कि 3 बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई। और ईच कार्बन एटम इज अगेन बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH यानी कि C2H2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इथाइन का। तो इस तरह से इथेन, इथीन और इथाइन की फॉर्मेशन जो है वो होती है। और ये जो है स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, जो कि एक रिंग लाइक कंपाउंड है। इसमें क्या है, कोई चेन नहीं है बल्कि एक क्लोज्ड रिंग है। तो आप देखो यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं इनके साथ हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो लगा हुआ है, यानी कि बॉन्डिंग जब हुई है तो एक कार्बन जो है आगे 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। लेकिन अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं तो फिर क्या होगा कि जो कार्बन है इसको किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इधर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। तो अगर इस साइड पे इसने बनाया है तो यहाँ पर इस कार्बन की देखो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसका भी हो गया। तो ऑल्टरनेटिवली देखो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, चाहे ये इस साइड पे डबल बॉन्ड बना ले चाहे ये इस साइड पे बना ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टरनेटिवली बनेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक रिंग बन गया, क्लोज्ड रिंग है। ये जो इसके कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये कार्बन एटम्स की पोजीशंस बता रहे हैं। तो 6 कॉर्नर्स है तो 6 कार्बन एटम्स हो गए, ये डबल बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। थोड़ी और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमने बनाना है प्रोपेन, तो प्रोपेन कैसे बनाएंगे। अब प्रॉप वर्ड लगा है तो इसका मतलब क्या है, N = 3, यानी कि कार्बन एटम्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, प्रोपेन, एन लगा हुआ है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड्स बनने हैं। तो क्या होगा कि ये जो कार्बन एटम्स हैं ये फर्दर हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड होंगे। तो सब कार्बन जो है वो आगे हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब देखो आप कितने कार्बन्स और कितने हाइड्रोजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया CH3। इसके पास कितने हैं, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और इसके पास 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 CH3 ये बन गया। टोटल कितना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, ये बन गया C3H8। तो ये स्ट्रक्चर हो गई प्रोपेन की। और अगर हमने बनाना हो प्रोपीन तो क्या करेंगे, प्रोपीन देखो प्रॉप है तो N = तो 3 रहेगा, लेकिन इन है तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड आएगा। यानी कि पहली बात कि कार्बन तो हमें 3 लेने होंगे, लेकिन किसी 2 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड बना देंगे। अगर इधर भी बना सकते हो इधर भी बना सकते हो, वो हमारी मर्जी, जिधर मर्जी बना लें। अब हमने हाइड्रोजन एटम्स लगाने हैं, तो ये जो कार्बन है इसके साथ और कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे, इसके साथ अब लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स इधर लग गए। और इसके पास देखो 3 बॉन्ड तो पहले बने हुए हैं, एक और हाइड्रोजन लग गया। और इसके पास कितने होंगे, देखो 2 बॉन्ड तो पहले बने हुए हैं और 2 जो है हम और लगा देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपीन। अगर हमने बनाना हो प्रोपाइन तो क्या करेंगे, देखो N = 3 क्योंकि प्रॉप है, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम 3 कार्बन का स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर किसी 2 कार्बन के बीच में हम 3 बॉन्ड लगा देंगे। अगर देखो ये कार्बन है इसके साथ 3 बॉन्ड इधर लग गए तो इधर क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा। ये जो कार्बन है इसके पास 3 बॉन्ड इस साइड पे बने हैं, एक इधर है, 4 बॉन्ड्स बन गए। तो ये तो अब सेटिस्फाई हो गया। अब ये कार्बन है इसका 1 बॉन्ड इधर बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड और बनेंगे, किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। टोटल कितने कार्बन हो गए, कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 1 2 3 एंड 4, यानी कि C3H4।
4। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपाइन। तो प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन में डबल बॉन्ड, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो ज़रूरी नहीं होता कि कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन भी लगने हैं। कई बारी जो कार्बन है ना, ये नाइट्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोकार्बन्स में वन और मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह खुद ले लेते हैं। इनको हम कहते हैं हेट्रोएटम्स। तो जिस तरह का हेट्रोएटम जो है लगेगा उसके हिसाब से जो है केमिकल रिएक्टिविटी जो है उस कंपाउंड की हो जाएगी। यानी कि दीज हेट्रोएटम्स जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। अब ये जो है फंक्शनल ग्रुप्स ये कौन कौन से होते हैं? देखो, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे कि हेट्रोएटम कौन से हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन, जिसको हम हैलोजन्स कहते हैं। तो हैलोजन्स लग सकते हैं। तो अगर हैलोजन्स लगते हैं, ये क्लोरीन या ब्रोमीन अगर लगते हैं तो हम इसको क्लोरो या ब्रोमो जो है वो कहेंगे। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्लोरो या ब्रोमो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है हैलोजन्स ये भी जो है मोनोवेलेंट्स होते हैं। तो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये एक क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाएंगे। इसी तरह से ही एल्कोहल्स लग सकते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो लग सकता है। फिर एल्डिहाइड ग्रुप्स लगते हैं, यानी कि CHO ग्रुप जो है वो लगता है। इसी तरह से कीटोन, इसमें क्या है CO ये ग्रुप लगता है। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी जो है लग सकता है, यानी कि COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज फंक्शनल ग्रुप जो है वो लग सकता है। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप लग जाएंगे ना, तो इनका जो नाम होगा हाइड्रोकार्बन्स का वो भी बदल जाएगा। जैसे जब तो हैलोजन्स लगते हैं तो हम नॉर्मली इनको जो है ना, इनके नाम को नॉर्मली एज प्रीफिक्स जो है वो ऐड करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो कि रूट नेम के अगली साइड पे लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर क्लोरीन या ब्रोमीन, अगर सपोज कर लो क्लोरीन लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी क्लोरो। उसके बाद अगर ये कोई 2 कार्बन कंपाउंड है तो हम कह देंगे इथेन है, सिंगल बॉन्डेड है तो क्लोरोइथेन हो गया। या इसी तरह से अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम उसको ब्रोमो इथेन कह सकते हैं, यानी कि हैलोजन्स को हम एज प्रीफिक्स जो है वो लगाते हैं जो कि रूट नेम के आगे लगता है। इसी तरह से सफिक्स भी लगा सकते हैं। सफिक्स मतलब जो कि पिछली साइड पर आएगा। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास इथेन है और उसके साथ लग गया अल्कोहल, ठीक है, यानी कि C2H6 है। तो इसके साथ अगर अल्कोहल लगना है तो उसने रिप्लेस किसको करना? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। तो हो जाएगा C2H5 और इसके साथ लग जाएगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, इथेन है तो एथ तो लगेगा। तो इसका ये जो इथेन का ई है ना, हम ये निकाल देंगे, हमारे पास बन जाएगा इथेन। इसके साथ हम सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स क्या है? अल्कोहल के केस में सफिक्स होता है ओल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा इथानोल। तो सफिक्स लग गया ओल, नाम बन गया इथानोल। इसी तरह से अगर किसी के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, CHO ग्रुप लग गया, तो उसके नाम के पीछे कौन सा सफिक्स लग जाएगा? उसके नाम के पीछे AL यानी कि L सफिक्स लग जाएगा। अगर कीटोन लगा है तो सफिक्स लगेगा ओन, और अगर लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड तो सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स या सफिक्स की फॉर्म में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो लगाए जाते हैं नाम के साथ। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं जब हमने नाम देना है किसी हाइड्रोकार्बन को? तो सबसे पहली बात कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि जो रूट वर्ड है वो तो इसके अकॉर्डिंगली लगना है। अगर 2 कार्बन है तो एथ है, 3 है तो प्रॉप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, ऐसे लगेंगे। फिर हम प्रीफिक्स या सफिक्स जो है वो ऐड करेंगे। तो प्रीफिक्स की हमने अभी एग्जांपल की है, जैसे हैलोजन्स की हमने बात की है, क्लोरो या ब्रोमो हमने पहले लगा दिया रूट वर्ड के। इसी तरह से सफिक्स भी लगाएंगे। अगर हमने सफिक्स लगाना है तो उसमें क्या है, देखो उसकी भी एग्जाम्पल है कि अगर इफ नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स, और अगर ये जो सफिक्स है ये AEIOU वोवल से शुरू हो रहा है, तो हमने क्या करना है कि जो कार्बन की चेन है उसके पीछे जो E वर्ड है उसको ड्रॉप कर देना। जैसे कि हमारे पास अगर कार्बन एटम्स का नंबर है 3 तो वो रूट वर्ड हो गया प्रोप।
प्रोप के साथ अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो बन गया प्रोपेन। तो हमने क्या करना, प्रोपेन में से ई माइनस कर देना। अगर ई माइनस कर दिया बन गया प्रोपैन। और इसके साथ अब हम लगाएंगे सफिक्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर 3 कार्बन चेन है, इसके साथ लग गया कीटोन, तो 3 कार्बन चेन का हो गया प्रोपैन आफ्टर ड्रॉपिंग ई। और कीटोन का क्या लगेगा, सफिक्स ओन लगेगा, तो प्रोपैन प्लस ओन बन जाएगा प्रोपेनोन। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 कार्बन चेन है और साथ में कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। लेकिन अगर ये जो कार्बन चेन है ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसके अंदर या तो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं या ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो फिर एन की जगह पर ईन या आइन होगा। जैसे कि अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो पीछे ईन लग जाएगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, यानी कि एन की जगह पे आइन हो जाएगा। यानी कि अगर सिंगल बॉन्डेड 2 कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्डेड है तो वो इथेन है, अगर उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया वो इथीन हो गया, अगर उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो इथाइन हो गया। ठीक है ना, तो सफिक्स बदल गया। तो इस तरह से हम इनका जो है वो नाम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम थोड़ी ना और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए। हम बात करते हैं डिफरेंट एल्केन्स की। सपोज कर लो हमने n=1 ले लिया, तो उसके लिए जो रूट वर्ड रहता है, रूट वर्ड क्या रहेगा, n=1 के लिए मेथ रहेगा। ठीक है, अगर n=2 हो गया तो रूट वर्ड क्या हो गया, एथ हो गया। अगर n=3 हो गया तो रूट वर्ड क्या हो गया, प्रॉप हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगर इसके अंदर सारे आ रहे हैं सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, तो वो हो जाएंगे एल्केन्स। तो एल्केन्स के केस में हमने सफिक्स लगाना होता है एन, यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन बन सकते हैं। ठीक है, मीथेन के पीछे आप एन लगाओ, क्या बन गया, मीथेन बन गया। एथे, एथ के पीछे एन लगाओ, क्या बन गया, इथेन बन गया। और प्रोप के पीछे एन लगा दोगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम n=2 लें तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एथ। अब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है तो ये हो जाएंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स के केस में हमने सफिक्स क्या लेना है, ईन लेना है, यानी कि एथ के साथ हम प्लस कर देंगे ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसी तरह से अगर n=3 है तो रूट वर्ड क्या है, प्रॉप है। इसके साथ अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये एल्कीन हो गया, हम ईन ऐड कर लेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। सिमिलरली अगर n=2 है लेकिन यहाँ पर हम एल्काइंस की बात करते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो रूट वर्ड तो एथ हो जाएगा n=2, साथ में क्या लग जाएगा, आइन सफिक्स लग जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। अगर n=3 है तो इसका रूट वर्ड हो गया प्रॉप, इसके साथ पीछे सफिक्स क्या लग गया, आइन। इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। जनरल फॉर्मूला क्या रहता है एल्कीन्स का, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि अगर आप कार्बन 2 भरते हो यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कार्बन में n की वैल्यू 3 भरते हो तो हाइड्रोजन जो है वो 6 हो जाएंगे। यहाँ पर एल्काइंस में जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, यानी कि अगर आपने n=2 भरा है तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम्स वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने n=3 भरा है तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल्स ली हैं, जैसे कि हमने पहले वाली केस में एग्जाम्पल ली, ये एग्जाम्पल ली, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हमने 3 कंपाउंड्स लिए हैं तो इसका फॉर्मूला है, इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का क्या होता है, CnH2n+2। तो अगर n की वैल्यू जो है वो 1 है तो हाइड्रोजन हो गए 4। अगर C में n की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 6 हो गया।
अगर हम प्रोपेन की बात करें तो N का नंबर, C कार्बन एटम का नंबर हो गया 3, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है मीथेन, इसमें और इथेन में कितना फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि आप मीथेन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करो, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आप ऐड करो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आप और ऐड कर दो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। यानी कि ये जो सीरीज़ बन रहा है जिसमें कि हर सक्सेसिव कंपाउंड जो है उसके अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स की एडिशन हो रही है। CH4 से C2H6, C2H6 से C3H8, C3H8 से C4H8, हर एक में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो ये एक सीरीज़ जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज़। तो यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन एंड सो ऑन जो सीरीज़ बनी है ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। इसी तरह से जो हमने और एग्जाम्पल ली थी, जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसमें भी आप ध्यान से देखो क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं। इसमें आप 1 कार्बन बढ़ा दो C3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ऐड कर दो H6 हो जाएगा, C3H6 हो गया। इसमें आप और 1 कार्बन बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन में 2 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये भी एक सीरीज़ बन गया जिसमें कि हर कंपाउंड CH2 की एडिशन से बनता जा रहा है। ये भी एक होमोलोगस सीरीज़ हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एल्काइंस की, उसमें भी क्या हो रहा है, इथाइन है C2H2, अगर इसमें आप 1 कार्बन बढ़ा दो C3 हो गया, हाइड्रोजन 2 बढ़ा दो, क्या हो गया, H4 हो गया, C3H4। इसी तरह से ही अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, ब्यूटाइन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। ठीक है, इस कार्बन में 1 कार्बन बढ़ाया, C4 हो गया। और हाइड्रोजन प्रोपाइन के पास 4 हैं, 2 बढ़ा दो, क्या हो गया, 6 हो गया, C4H8। यानी कि यहाँ पर भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं और अगला कंपाउंड आ रहा है। तो ये भी एक सीरीज़ हो गया जिसको हम होमोलोगस सीरीज़ कह सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, होमोलोगस सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ and successive members of the series differ by CH2 group, यानी कि 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला। अभी हमने यही तो डिस्कस किया है कि अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला में हम 1 कार्बन ऐड कर दें, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो अगला वाला जो है वो मेंबर बन रहा है उस सीरीज़ का। इसी तरह से ऑल कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, यानी कि जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी और मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज होंगे विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। सो दिस इज अबाउट होमोलोगस सीरीज। हम एक तो एग्जांपल्स और लेते हैं विद फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम बात करते हैं अब अल्कोहल ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अगर हमने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लेना है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 OH, ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। सपोज कर लो हमारे पास n=1 है, तो अगर हम एल्केन ले लें तो वो हो जाएगा मीथेन, ठीक है। इसके साथ हमने करना क्या है, इसका जो E है वो ड्रॉप कर देना। अगर इसको E माइनस कर दोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीथेन। इसके साथ हम सफिक्स लगाएंगे, अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मिथानोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CH3OH। आप करके देख लो, यहाँ पर देखो अगर आप n=1 लगाओगे तो यहाँ पर C1H3OH आ जाएगा। अब हम n=2 से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ, और वैसे ही इथेन का ई ड्रॉप कर दो, क्या बन गया इथेन, साथ में ओल लगा दो, क्या बन गया इथानोल बन गया। ये जो इथानोल है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप n=2 फिल करो तो C हो गया 2, H क्या हो गया 5, साथ में क्या हो गया OH, ये क्या हो गया, ये इथानोल हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं n=3 के, तो प्रोपेन है, प्रोपेन का ई ड्रॉप करके क्या बना लिया, प्रोपैन बना लिया, साथ में ओल लगा लिया, क्या बन गया प्रोपेनोल। इसका फॉर्मूला अब यहाँ पर n=3
3 फिल करो, C3H 2 × 3 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, साथ में क्या लग गया OH लग गया। इसी तरह से N = 4 क्या हो गया रूट वर्ड ब्यूटेन, ई ड्रॉप कर दो ब्यूटेन, साथ में ओल लगा दो ब्यूटेनोल। फॉर्मूला क्या बन गया C4H कितना हुआ 9, साथ में हाइड्रोक्सिल लग गया। यानी कि मीथानोल से इथानोल जब बना है तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ गए हैं। इसी तरह से इसके अंदर 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन्स बने, C3H7OH यानी कि प्रोपानोल बन गया, और 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़े तो ब्यूटानोल बन गया। यानी कि ये एक होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बन गई जिसमें मीथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल बने हुए हैं, और हर एक के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो होमोलोगस सीरीज़ किसी के भी हो सकते हैं, एल्केन्स के, एल्कीन्स के, एल्काइंस के। इनका जनरल फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि एल्केन्स के केस में जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2, एल्कीन्स के केस में CnH2n, एल्काइंस के केस में CnH2n-2। अल्कोहल्स के केस में क्या हो गया CnH2n+1 हाइड्रोक्सिल OH लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में CnH2n+1 COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। सो दिस इज़ अबाउट द होमोलोगस सीरीज़। तो इसके साथ ही जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके सारे जो मेन टॉपिक हैं वो यहाँ पर कवर हो गए। आगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अगले वीडियो में करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।